Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Dr. Manisha Besla and today we are going to discuss about aphorism number 5 of Organon of Medicine which deal with exciting and fundamental cause. और अगर जिस्ट में मैं इसकी बात करूँ तो आपको तीन चीज़ें इसमें ध्यान रखना है. व्हाट इज एक्यूट डिजीज, व्हाट इज क्रॉनिक डिजीज, एक्साइटिंग फंडामेंटल कॉज क्या होता है एंड द लास्ट पॉइंट इज एक्सेसरी सर्कमस्टेंसेस. आप एक्सेसरी नाम से ऑर्गेनन में आगे आगे जैसे पढ़ते जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे. एक्सेसरी सर्कमस्टेंसेस, एक्सेसरी सिम्टम्स, एक लेसर एक्सेसरी सिम्टम्स. तो सब में डिफरेंस है, वो हम बाद में समझेंगे. बट लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक. सो वी आर गोइंग टू डील विद aphorism 5. लेट्स स्टार्ट. whenever you are taking a case, उसमें क्या इंपॉर्टेंट होगा एक्यूट केस में और हिस्ट्री टेकिंग में जब आप पॉइंट कंसिडर करेंगे तो एक्यूट में और क्रॉनिक केस में क्या क्या इंपॉर्टेंट होगा उसी के बारे में बात करने वाले हैं. सो आई एम गोना रीड वन लाइन फ्रॉम देयर. यूजफुल टू द फिजिशियन इन असिस्टिंग हिम to cure are the particular most probable exciting cause of acute disease as also the most significant point in whole history of the chronic disease to enable him to discover its fundamental cause. So पहले छोटे छोटे टर्म्स के बारे में समझते हैं, then I will tell you ये कह क्या रहा है इसमें. और देखो aphorism 5 और 3 को रिलेटेड हैं क्योंकि हमने एक चीज़ बात करी थी इन aphorism 3 that obstacle to cure. ऑब्स्टिकल टू क्योर की जब मैं बात करती हूँ तो ऑब्स्टिकल मतलब रुकावट, ठीक है. सो क्योर करते टाइम पे ऐसे कौन कौन से फैक्टर आपको कंसिडर करने हैं विच कैन लीड टू रीअकरेंस ऑफ द डिजीज, ठीक है. सो आपको कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना है वो हम बात करने वाले हैं. फर्स्ट आई एम गोना टॉक अबाउट एक्यूट डिजीज में एक्साइटिंग कॉज इंपॉर्टेंट है. एंड एक्साइटिंग कॉज इज नॉट ओनली फॉर एक्यूट डिजीज बट ऑल्सो फॉर क्रॉनिक डिजीज ऑल्सो, राइट. वो मैं बताऊंगी कैसे. सो फर्स्ट डील विद द एक्यूट डिजीज. व्हाट डू यू मीन बाय एक्यूट डिजीज, पहले हम बात कर लेते हैं. सो एक्यूट डिजीज क्या होता है, जिसमें सडन ऑनसेट होता है, ठीक है. विच अकर विद सडन ऑनसेट, रैपिड कोर्स एंड विच टर्मिनेट क्विकली आइदर इन रिकवरी और डेथ ऑफ द पेशेंट. याद रखेंगे, छोटी सी डेफिनेशन है कि एक्यूट डिजीज में होता क्या है. पहली चीज है इसका सडन ऑनसेट होना. सडन ऑनसेट मतलब फटाफट से आएगा और रैपिड कोर्स होता है. अब रैपिड कोर्स जो होता है इट कैन लीड टू आइदर फुल रिकवरी और या फिर डेथ. अब फॉर एग्जांपल अगर मैं कोरोना की बात करूँ, कोविड की बात करूँ, तो वो भी क्या थी, वो एक एक्यूट डिजीज ही थी, ठीक है, जो पैंडेमिक कॉज करके चली गई. नॉट दैट क्रॉनिक. क्रॉनिक के इफेक्ट उसके आए हैं बट एक्यूट में क्या हुआ है, जो उसका एक पीरियड था 14 डेज 21 डेज इंक्यूबेशन पीरियड था, वो उसमें ही कितने लोगों का डेथ हुआ. तो आइदर इट कैन लीड टू रिकवरी और डेथ. याद रखेंगे हम, रिकवरी या डेथ दो ही रिजल्ट होंगे इसके. एंड इट इज कॉज्ड बाय ट्रांजिएंट एक्सप्लॉयशन ऑफ माइजम कॉल्ड लेटेंट सोरा. देखो माइजम क्या है. माइजम अगर डॉक्टर हैनमन के टर्म में समझे इज द बेसिक फंडामेंटल थिंग, ठीक है, जो इनहेरिट करने से पर्सन को कोई पर्टिकुलर डिजीज हो सकता है, दैट इज कॉल्ड माइजम. और हम एंटीमाइजमेटिक ट्रीटमेंट भी देते हैं, राइट. होम्योपैथी इज ऑल अबाउट माइजम एंड एंटीमाइजमेटिक ट्रीटमेंट ऑल्सो. सो माइजम हमारा इज अ प्रीडिस्पोजिशन टू अ पर्टिकुलर डिजीज विच इज इनहेरिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन हो सकता है और इट कैन पास ऑन जनरेशन टू जनरेशन, ऐसा वाला चीज होता है, ठीक है. सो एक्यूट डिजीज आई होप आपको क्लियर है कि एक्यूट डिजीज क्या होता है. देन कम टू क्रॉनिक डिजीज. क्रॉनिक डिजीज क्या होती है वो बात करते हैं. फर्स्टली इट इज ग्रेजुअल. ये ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे करके आती है. इम्परसेप्टेबल ऑनसेट. इम्परसेप्टेबल मतलब के ना के बराबर, जो महसूस भी ना हो ऐसा. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को कैंसर हुआ है तो कैंसर के एकदम से सिम्टम्स नहीं आएंगे उसको, धीरे धीरे उसको शुरू होगा. पहले शायद उसको वीकनेस हो, फिर उसका लॉस ऑफ एपेटाइट हो, फिर उसका वेट लॉस होगा, ठीक है. जब ये सारी चीज़ें होंगी फिर जाके उसको लगेगा. देखो जब तक हमें वीकनेस लगता है तो वी आर हैविंग 1000 ऑफ रीजंस फॉर दैट, ठीक है. हो सकता है मुझे विटामिन मिनरल्स का डेफिशिएंसी हो रहा है या मेरे डाइट में कोई एरर है जिसकी वजह से मुझे वीकनेस हो रहा है. तो वी हैव सो मेनी ऑफ एक्सक्यूजेस और कॉज है हमारे पास. हम बोल सकते हैं अपने आप को कि यार आई एम फीलिंग दिस बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है. सो इसीलिए ये इम्परसेप्टेबल है, वेरी स्लो इन बिगनिंग, ठीक है. जब ये शुरू होता है तो बहुत धीरे धीरे शुरू होता है और आफ्टर अ टाइम इसके सिग्निफिकेंट चेंज देखने को मिलते हैं. जैसे मैंने एग्जांपल कैंसर का ही लिया, ठीक है. सो जो क्रॉनिक डिजीज होता है दे आर ग्रेजुअल, इम्परसेप्टेबल, स्लो, अनलिमिटेड और लाइफ लॉन्ग कोर्स हो सकता है, ठीक है. लाइफ लॉन्ग कोर्स कैंसर जैसे मैंने बताया तो वो लाइफ लॉन्ग भी हो सकता है, ठीक है. विद नो टेंडेंसी टू रिकवर. अगर मेलिग्नेंट है तो टेंडेंसी टू रिकवर इज वेरी वेरी लेस, राइट. देन कंटिन्यू फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. अब एग्जाम्पल चेंज करते हैं हम.
जनरेशन टू जनरेशन कैंसर भी ले सकते हैं। कि हम बोलते हैं ना, अगर एक फैमिली हिस्ट्री, तो यू डू हैव दैट प्री डिस्पोजिशन कि आपको भी कैंसर होने के चांस हो सकते हैं, ठीक है। सो इनको बोलते हैं क्रॉनिक डिजीज या क्रॉनिक कंडीशन। कैन ओनली बी क्योर्ड बाय होम्योपैथिक मेडिसिन। वाई? बिकॉज एवरीवन से, हम भी बोलते हैं, इवन एक लेमैन भी क्या बोलेगा कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इट इज ऑल अबाउट रूट कॉज, इसीलिए इसमें टाइम लगता है। आई एम नॉट डीलिंग विद कैंसर ओनली। जो हम मैं बात करने वाली हूँ, माइजम्स की बात हम कर रहे हैं, जो फंडामेंटल कॉज है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रू क्रॉनिक डिजीज, उसकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है। सो these cause can be removed by homeopathic treatment only because it deal with the root cause, not the separation and palliation. Okay, I hope it is clear to you. Now, fundamental cause in chronic disease which are chronic miasms, ठीक है। chronic miasm आप आगे पढ़ोगे, deal आई विल टेल यू डेफिनेटली 72 से लेके 82 अफॉरिजम्स के बीच में डिजीज क्लासिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो व्हाट आर क्रॉनिक माइजम, वो भी हम डील करेंगे। बट अभी एज ऑफ नाउ जस्ट अंडरस्टैंड, क्रॉनिक माइजम में बेसिकली वी आर डीलिंग विद माइजमेटिक कॉज, और वो हमारे तीन कॉज है मेनली, दैट इज सोरा, साइकोसिस और सिफिलिस, ठीक है। ये तीनों हैं इंपॉर्टेंट और ये माइजमेटिक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट एक्साइटिंग कॉज। क्या अब एक्साइटिंग कॉज के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज एक्साइटिंग कॉज? एक्साइटिंग कॉज कैन बी एनी कॉज जो किसी भी कंडीशन को ले आता है विच ब्रिंग आउट एक्यूट सफरिंग इन क्रॉनिक केस। या तो क्रॉनिक केस में, फॉर एग्जाम्पल क्रॉनिक केस लेते हैं हम कोई, कि किसी को एस्थमेटिक अटैक है, ठीक है, अस्थमा है, और अस्थमा इज अ रिवर्सिबल कंडीशन, ठीक है। अभी बट द पर्सन इज ऑन इनहेलर और उसके स्टेरॉइड्स पे वो है, मेडिसिन पे है, और अभी उसका रिकवरी चल रहा है। लेकिन एक्साइटिंग कॉज क्या हो सकता है? पॉल्यूशन भी हो सकता है, एलर्जिक है तो एयर पॉल्यूशन की वजह से, पोलन एलर्जी है, जो भी है, तो वो उसके क्या बन जाएंगे? एक्यूट अस्थमा। तो आप ये चीज समझो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कॉज की बात करें, इट कैन बी फिजिकल कॉज में बोला इसने हीट, कोल्ड, रेन, तो ये सारी चीजें कंसिडर करेंगे। मैकेनिकल में इंजरी, एक्सीडेंट, बर्न। मैंने बस एग्जाम्पल लिया अस्थमा का, बट एक्साइटिंग कॉज यही होता है, ठीक है। मतलब विच आर वेरी सडन, और जो आपका सफरिंग नहीं था या जो आप रिकवरी कर रहे थे उसमें सडनली एकदम से आके एग्रेवेट कर दे या वर्स कर दे कंडीशन को। देन हाइजेनिक, लाइक पॉल्यूशन, फूड पॉइजनिंग, हेल्थ, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्साइटिंग कॉज। लेकिन एक्साइटिंग कॉज का हमें क्यों पता होना चाहिए? ये हेल्प क्या करता है? It help you to find out the medicine. To find out the medicine both acute और chronic केस में हमें समझ आ जाता है। देखो अब एक सिंपल सी बात है, अगर एक्यूट केस है तो वी नीड अ मेडिसिन जिसको हम बार बार रिपीट कर सकें, ठीक है, और फ्रिक्वेंट रिपीटेशन के साथ उसको रिकवरी जल्दी हो, ठीक है। सो एक्यूट मेडिसिन, एक्यूट कंडीशन में हम एक्यूट मेडिसिन का ही सोचते हैं मोस्टली। और क्रॉनिक केस की बात करें तो ऐसा मेडिसिन, क्योंकि हमें लॉन्ग रन में उसको ठीक करना है, हमें उसको बीमारी को बिल्कुल जड़ से ठीक करना है, तो इट विल टेक सम टाइम। और ऐसा ही मेडिसिन होगा कि जिसका डोज शायद मैं आज दे रही हूँ, देन एक हफ्ते के बाद रिपीट करूँ। बट इन केस ऑफ एक्यूट डिजीज, अगर फीवर है तो भाई मुझको अभी अगर एकोनाइट लगता है तो एकोनाइट आई हैव टू गिव हिम फ्रिक्वेंटली, देना पड़ेगा उसको। सो इट हेल्प इन सेलेक्टिंग द मेडिसिन इन बोथ एक्यूट और क्रॉनिक केस में। और क्रॉनिक केस में तो एक्यूट सफरिंग आएगा, एंड एक्यूट जो बस सडनली स्टार्ट हुआ है एंड उसका एक कोई एक्साइटिंग कॉज रहा है, सडनली exposure to something lead to this condition, ठीक है। I hope it is clear. Now come to fundamental cause. वैसे तो मैंने बता दिया what is fundamental cause, but fundamental cause क्या होते हैं हमारे, which are responsible for a true chronic disease. This is important. Which is responsible for a true chronic disease known as fundamental cause. Responsible for development of true natural chronic disease in human being. And इसमें हमने 3 लिखे हुए हैं जो कि मैंने already discuss किया है, सोरा, सिफिलिस एंड psychosis, and for that we need anti-miasmatic treatment, ठीक है, which work against them, ठीक है। तो हमें जो मेडिसिन चाहिए होंगी वो इस जेनर से बिलोंग करना चाहिए, हेल्पफुल होगा, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट, आई होप एक्यूट क्या होता है डिजीज, क्रॉनिक का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, एक्साइटिंग कॉज क्या होता है, फंडामेंटल क्या होता है, वो डिस्कस हम कर चुके हैं। और अभी हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर एक्सेसरी सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। डिजीज वाले फैक्टर नहीं है, बट विच इन्फ्लुएंस द पेशेंट हेल्थ, इन्फ्लुएंस करते हैं पेशेंट की हेल्थ को, ये इंपॉर्टेंट है। पेशेंट का हेल्थ को जरूर इन्फ्लुएंस कर रहा है वो, ये इंपॉर्टेंट है कि या तो रिकवरी करेगा या उसको खराब कर देगा, वर्स कर देगा उसकी सफरिंग को।
फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब हमारा इम्यूनिटी भी मैटर करती है। अगर पर्सन इज वीक, मेल नरिश्ड है, तो उसको ज़्यादा चांसेस होंगे बीमार होने के एज कम्पेयर टू हेल्दी पर्सन। सो फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पेशेंट, हिज एज मैटर करता है, क्योंकि देर आर सर्टेन डिजीजेस जो एक एज के ही टाइम पे होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी की बात करूँ तो इट अकर्स इन मेल फर्स्ट थिंग, और दूसरा एक 40-50 के बाद ही जाके ओल्ड एज में जाके आता है, जब डिजेनरेटिव कॉजेज शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो एज मैटर करता है पर्सन का। देन मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर। सो जो मॉरल और इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर मतलब के पर्सन का एवरेज आईक्यू है, लो है या हाई है, तो ये सारे फैक्टर इंपॉर्टेंट हैं उसके। मॉरली ही इज हैविंग दैट काइंड ऑफ एजुकेशन, या उसका मॉरल्स गलत है, उसका अपब्रिंगिंग कैसा है, सब चीज़ मैटर करता है। देन उसका ऑक्यूपेशन कैसा है उसका, लाइक लेबर है या मेंटली लेबर ज़्यादा है, फिजिकल लेबर ज़्यादा है, ये सब चीज़ें उसके ऑक्यूपेशन मैटर करते हैं। मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ वेरिकोज वेन और ये सब, तो सर्जन्स एंड ऑल ये सब ज़्यादा एक्सपोज होते हैं टू ऑल दीज कंडीशन, इसीलिए ऑक्यूपेशन का पता होना ज़रूरी है, राइट। ये कहीं ना कहीं हेल्प आउट करता है आपको ये पता करने के लिए कि पेशेंट का कितना इम्प्रूवमेंट है इसमें, या ये फैक्टर कितना उसको उसकी डिजीज कंडीशन को इन्फ्लुएंस करता है। एंड दैट इज वाई दे आर नॉन एज एक्सेसरी सर्कमस्टेंसेज, बिकॉज इट इन्फ्लुएंस द पेशेंट्स हेल्थ। नाउ नेक्स्ट फैक्टर्स के लिए मैटर कर जाएगा मोड ऑफ लिविंग, कैसे एनवायरनमेंट में रह रहा है वो। फॉर एग्जाम्पल अगर टीबी की बात करूँ तो टीबी कौन से एरिया में मिलेगा, वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा जहाँ वेल वेंटिलेटेड एरियाज हैं या सनलाइट बहुत अच्छे से आ रही है, बट you will find it in the areas where they are very shabby शेडो, जहाँ कोई लाइट नहीं है, वहाँ पे टीबी होने के चांसेस ज़्यादा है, बिकॉज वो बैक्टीरिया वहीं पे ज़्यादा ग्रो करता है, ठीक है, क्राउडेड एरियाज में। सो ये सब मैटर करता है हमारा। देन हिज हैबिट्स, नेक्स्ट है कोई एडिक्शन है, ये सब चीज़ें ये सब मैटर करते हैं। नेक्स्ट है हिज सोशल एंड डोमेस्टिक रिलेशन, सोशली पर्सन कैसा है, डोमेस्टिक रिलेशन विद अदर्स कैसे हैं, मैटर करता है। सो ये सब चीज़ें मिलके एक पेशेंट को बनाती है, एक पर्सन को बनाती है, एक इंडिविजुअल को बनाती है, ठीक है। सोशल एंड डोमेस्टिक रिलेशन में लाइक सोसाइटी में कैसे प्रेजेंट करता है अपना आपको, डोमेस्टिकली घर में कैसा इरिटेटिंग है, किस तरीके का उसका बिहेवियर है टू एवरीवन। देन हिज सेक्सुअल फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ये सारी चीज़ें क्या है, आपके एक्सेसरी सर्कमस्टेंसेज हैं विच इन्फ्लुएंस अ पेशेंट्स हेल्थ कंडीशन, या तो लीड करेगा वर्स की तरफ, उसकी आदतें उसकी वर्स की तरफ लेके जाएंगी जो उसकी आज सिचुएशन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, या उसको बेटर करती है। सो aphorism 5 is all about citing and fundamental cause and about accessory circumstances, right? I hope it is clear, and if you have any doubt please let me know in the comments. So this was all about aphorism 5, and if you have any doubt please let me know in the comment box. I will be back with another video with another aphorism. Till then, take care of yourself. We'll meet soon.